आज करने वाले हैं हम डेप्रिसिएशन, जो कि मूल्यह्रास। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे आप अपना बिजनेस करने के लिए, सपोज आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप उस प्रोडक्शन के लिए आप अपनी फैक्ट्री में मशीन ले आए। ठीक, आप 2 लाख का मशीन ले आए, राइट। अब 2 लाख का जो मशीन है वो आपने अपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, कैपिटलाइज कर दिया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। अब इस मशीन की सपोर्ट से, इस मशीन को यूटिलाइज करके आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। और आपने ये देखा कि मशीन अगले 5 इयर्स तक चलने वाली है, यानी 5 इयर्स के बाद हमें फिर से एक मशीन और लानी पड़ेगी अपने प्रोडक्शन के यूज के लिए। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैचिंग कॉन्सेप्ट करके, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है गोइंग कंसर्न करके, ठीक है। तो अब इन सबको मिला के देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो भी एसेट है उनकी वैल्यू जो आज है वो कल को नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यूजुअल वियर एंड टीयर होगा, राइट। यूजुअल वियर टीयर का मतलब हो गया कि जब आप एसेट को यूज करोगे तो वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि वो यूटिलाइज होता जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन वही है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन जो होता है वो सारी एसेट पे लगेगा, सारी एसेट पे लगेगा एक्सेप्ट लैंड। क्यों? क्योंकि लैंड एक ऐसी एसेट है जो जिसकी कोई लाइफ नहीं है, इनफाइनाइट है। अगर आप लाइफ उसकी बता सकते तब तो आप बोलते ना कि ये लाइफ खत्म हो गई, यहाँ तक हम उसे लगा के खत्म कर दें। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि आप अपनी एसेट की वैल्यू को जीरो बनाने वाले हैं ओवर द पीरियड, ठीक है। डेप्रिसिएशन का यही है। बट लैंड के तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए लैंड पे नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है। और डेप्रिसिएशन का एक और पॉइंट ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो ये बताता है कि आप अपने एसेट को यूज करके, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, 5 साल तक प्रोडक्शन करने वाले हो, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ना कि आपने रेवेन्यू कमाया, लेकिन उस रेवेन्यू में मशीन भी तो लगी है, मशीन की भी तो वैल्यू लगी है, उसकी भी तो कॉस्ट लगी है, उसका भी तो खर्चा लगा है। वो कितनी है? वो आप करोगे कि 2 लाख अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 2 लाख की वैल्यू आप 5 साल में यूज करने वाले हो, तो 1 साल में कितना यूज करने वाले हो, तो उतनी पूरी 1 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है, बस ये है कि जितना अमाउंट इस साल के प्रोडक्शन में या इस साल का जो बिजनेस हमने करा है, फिक्स एसेट का जितना अमाउंट, जितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उसका एक्सपेंस भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तभी हमारा ट्रू पिक्चर आएगा, तभी हमारी ट्रू ट्रू प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो कुछ ऐसा एक्सपेंस, अदरवाइज क्या होगा, 5 साल बाद आपको अचानक से लगेगा अरे मुझे तो 2 लाख खर्चा करना है, क्योंकि आपको एसेट लानी है। और इसीलिए बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन ना एक तरह से प्रोविजन का भी काम करता है आपके लिए, बिकॉज 5 साल बाद जैसे अ, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आप हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस दिखाओगे, और इतना दिखाओगे कि 5 साल बाद 5 साल तक वो एक्सपेंस 2 लाख का हो जाए, ठीक है। तो एक तरह से वो आपके लिए प्रोविजन बनता जा रहा है आपके 5 साल बाद फर्दर एसेट लाने के लिए। अदरवाइज अचानक से आपको लगेगा आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि आप तो खर्चा दिखा नहीं रहे हो, जबकि 2 लाख आपका लग रहा है, बट एक बार में नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करके लग रहा है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 5 एक ईयर का तो लग ही लग रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, ये एक ऐसा खर्चा होता है जो आप अपनी बुक में दिखाते हो, बट इसमें आप कहीं किसी को कैश नहीं देते, कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आप जो भी एसेट अपने बिजनेस में यूज करते हैं उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती रहती है, क्योंकि आप उसको यूज करते हैं। अब आपने उसको यूज करके अपना बिजनेस चलाया, तो आप यूज हुआ, आपके लिए खर्चा हुआ, तो उस फिक्स एसेट के खर्चे को आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन। जैसे आपने एम्प्लॉय को रखा, एम्प्लॉय को रखने का खर्चा हुआ, वो हो गया सैलरी, ठीक है। उसी तरह आपने एक बिल्डिंग ले ली, उसके लिए रेंट दिया और किराए पे लिया, वो हो गया खर्चा। उसी तरह आप मशीन यूज करो, आपकी अपनी मशीन आप खरीद के लाए, तो उस मशीन के खर्चे को क्या नाम देंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। उस मशीन के खर्चे को क्या नाम देंगे? डेप्रिसिएशन। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे, क्या लिंक करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस साल का इनकम, अगर आपने इस साल इनकम कमाई है, तो आपने उसका सपोर्ट लिया फिक्स एसेट का, जो अगले 5 साल में खत्म हो जाएगी, तो उसका जो 1/5 पार्ट आएगा वो आप यहाँ पे क्या करोगे? वो दिखाओगे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि ये यूजल वियर टीयर होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, प्रोविजन का काम करता है, क्योंकि हेल्प करता है आपको एक प्रोविजन क्रिएट करने में, आपके अगली बार फिक्स एसेट लेने के लिए। पता है कहीं कहीं क्या होता है, हम प्रोविजन ही क्रिएट कर लेते हैं, हम मतलब एक्सपेंस पीएनएल में दिखाने के बजाय प्रोविजन बना बना के रखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, और पीएनएल से उसका खर्चा लेते रहते हैं, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है? चार्ज होता है अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, राइट।
तो आप कहीं कहीं डेप्रिसिएशन देखोगे, कहीं कहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखोगे, मतलब कहीं पे हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली पीएनएल में डाल देते हैं और कहीं कहीं पे हम उसका प्रोविजन बनाते रहते हैं। फिर एट द एंड ऑफ 5 ईयर क्या होगा, आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख का दिखेगा। ठीक है, और आपकी 2 लाख की एसेट की टोटल कॉस्ट रहेगी, तो 2 लाख में से आप 2 लाख का घटा दोगे तो जीरो हो जाएगा। वो हम देखेंगे आगे, चलते हैं कि क्या है ये। तो डेप्रिसिएशन जो हमने आज पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं आज अभी, द डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी बुक में आपका जो बैलेंस शीट बना हुआ है उसमें आपने यहाँ पे क्या दिखाओगे, आपने मशीन दिखा दी। इस मशीन की वैल्यू आप सपोज खरीद के लेके आए 3 लाख की। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें आप डेप्रिसिएशन से ये कम होती जाएगी, ये वैल्यू आपकी डेप्रिसिएशन से कम होती जाएगी। ठीक है, वो कैसे कम होगी, तो आप पीएनएल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आपकी तरफ से लाइबिलिटी हो गई, या आप बोलो प्रोविजन बना लिया, एक्सपेंस हो गया क्योंकि प्रॉफिट में से ही निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप दिखाते हो प्रोविजन फॉर डेप जो होता है वो आप दिखाते हो। तो सपोज अगर आपने एज ऑफ नाउ अगर 1 लाख का प्रोविजन डेप्रिसिएशन लगा लिया तो आपका 2 लाख की वैल्यू बचेगी, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हो इस पिक्चर के थ्रू कि 3 लाख की आपकी मशीन थी जिसमें से 1 लाख आप खपा ले गए, अपने बिजनेस में लगा ले गए, अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर ले गए। ठीक है, और अब आपके पास ये 2 लाख की वैल्यू बची है। ठीक, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो डेप्रिसिएशन होता है आपको वो ग्रेजुअल या परमानेंट डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट में। ठीक है, और जैसे कि हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन सारे फिक्स एसेट पे चार्ज होता है एक्सेप्ट फ्री हो। ओके, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है जबकि अदर की लिमिटेड लाइफ होती है। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी आप कुछ वर्ड सुनेंगे डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम। जैसे डेप्रिसिएशन अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट पे लगा हुआ है, जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह हो गई। अगर इंटेंजिबल पे लगा जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स ये सॉफ्टवेयर पेटेंट इन सब पे लगा तो उसको हम अमोर्टाइजेशन नाम बोलते हैं। अल्टीमेटली है डेप्रिसिएशन, बट ये है कि किस टाइप की एसेट पे लगा है तो उसका डिफरेंट नाम है। ठीक है, उसी तरह कुछ वेस्टिंग एसेट होती है, वेस्टिंग मतलब वेस्ट नहीं, वो सिंपल जो जैसे माइनिंग वाइनिंग का काम होता है ना, तो जैसे आपने सपोज रिलायंस ने एक माइन ही ले लिया गवर्नमेंट से, राइट, तो माइन को लेने के लिए गवर्नमेंट कुछ पैसे दिए होंगे तो माइन को अपने यहाँ एज एसेट दिखाएंगे, राइट। तो माइन से जितनी जितनी वो एक्सट्रैक्ट जितना निकालते जाएंगे जो भी मिनरल्स वगैरह, सपोज कोयले की माइन ली उन्होंने, कोयले की खदान है, तो वहां से जितना कोयला निकालते जाएंगे उनकी माइन की वैल्यू घटती जाएगी, उनकी एसेट की वैल्यू घटती जाएगी, तो डिप्लीशन उसको बोलते हैं। वहां पे क्या डेप्रिसिएशन को क्या नाम देंगे, डिप्लीशन। तो सिंपली क्या हो गया, डेप्रिसिएशन के कुछ अलग अलग नाम होते हैं बेसिस के वो किस पे लगा है। अगर आपके टेंजिबल एसेट पे लगा है तो हम डेप्रिसिएशन बोल देंगे, अगर इंटेंजिबल पे लगा है तो अमोर्टाइजेशन बोल देंगे। अगर वही आपकी जो माइंस वगैरह होती हैं, ऑयल वेल्स वगैरह होती हैं, इन सब पे लगा है तो आप उसको डिप्लीशन बोलेंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमने पढ़ा जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि नॉन एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। बिकॉज आप देखो जितने भी खर्चे करोगे आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप सैलरी करो, रेंट करो, किराया लगाओ, या फिर जो भी खर्चे होंगे आपके वो सब पे आपको पैसा देना पड़ेगा। बट डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जहाँ पे आपको कोई कैश नहीं देना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप इकट्ठे मशीन एक बार में खरीद के ले आए, 2 लाख का खर्चा आपने एक ही बार कर दिया। ठीक है, हाँ, अगर वही मशीन आप किराए पे लाते तो आप हर महीने देते तो वहां पे आप करंट का खर्चा होता, डेप्रिसिएशन का नहीं होता। लेकिन जब आप मशीन खुद खुद खरीद लाते हैं, खुद ओनर बन जाते हैं, तो आप वहां पे डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाते हैं, बट वो कैश आपका नहीं जाता हर मंथ या हर एवरी ईयर, क्योंकि आप एक बार ही पैसा दे चुके होते हो और एसेट ला के रख चुके होते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। कुछ क्या बोलता है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऐसा क्या है जो करेक्ट नहीं है, किसमें से जो नीचे दिए गए हैं। पहला है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। वेरी वेल, वेरी करेक्ट, ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यहाँ तक सही है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, मतलब कह रहा है डेप्रिसिएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप वैल्यूएशन करते हो अपनी एसेट की, मतलब आपकी बुक में एसेट है, सपोज 2 एसेट है, उस उन एसेट की क्या वैल्यू है, वो आज उनकी वैल्यू 1 लाख की है, 2 लाख की, ये सारा वैल्यूएशन का काम नहीं, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन का काम कहाँ करता है, नहीं करता, राइट। तो ये तो गलत है। अगला कहता है द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर कॉज बाय यूज, मतलब जो आप यूजुअली अपने एसेट को यूज कर करके जो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि अब वो यूटिलाइज होती जा रही है, तो मेन कॉज डेप्रिसिएशन का वही है, राइट, करेक्ट। वियर एंड टियर वर्ड काफी
इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन के लिए। अगला है डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू ascertain ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, राइट। डेप्रिसिएशन आपको जरूर चार्ज करना चाहिए जिससे आप निकाल पाए ट्रू प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप ये दिखा ही नहीं पा रहे कि 2 लाख की जो आपने मशीन खरीदी है उसका 1/5 लग रहा है, इस साल लगा है, क्योंकि वो अगले 5 साल में खत्म होगी, यानी इस पहले साल में 1/5 लगा है। आपने अगर नहीं दिखाया एक्सपेंस तो आप अपना खर्चा पूरा नहीं दिखा रहे हो। आपने दिखा दिया आपने कमाया, प्रोडक्शन करी, लेकिन ये तो दिखाया नहीं कि प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करी है, वो भी तो खर्चा लगा। तो आपका ट्रू वैल्यू नहीं आएगा, तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करोगे। तो डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करना है अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो गया बी, बी इज विच इज रॉन्ग। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो बी इज द आंसर, ठीक है, बी इज द आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि जो भी डेप्रिसिएशन होता है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डेप्रिसिएशन लगना होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं कि हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकलेगा। आपने एसेट तो खरीद ली, अब आप बोलो डेप्रिसिएशन भी लगाओगे, बट कैसे लगाओगे, क्या अमाउंट होगा, कैसे निकालोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, लेकिन जो मोस्ट यूज वाले मेथड है तो वो हम देखेंगे। वो क्या है, पहला है जिसको हम बोलते हैं फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसेस। यहाँ पे क्या है, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, नाम ही देखो काफी कुछ बता रहा है। और यहाँ पे है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर डब्ल्यूडीवी भी बोलते हैं, डब्ल्यूडीवी का नाम काफी चलता है। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं देखते हैं कि किस मेथड में क्या होता है। जैसे हमारा पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। स्ट्रेट लाइन मेथड इसको हम एसएलएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम क्या बोल देंगे, शॉर्ट फॉर्म में एसएलएम बोल देंगे। जैसे रिटर्न डाउन को हमने डब्ल्यूडीवी बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका हम सीधे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है एवरी ईयर सेम रहता है अनलेस देयर इज एनी एडिशन और डिलीशन फ्रॉम द एसेट। मतलब जब तक कि आपकी मशीन अगर 2 लाख की आपने खरीदी है तो उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, जब तक कि आप कोई एडिशन या डिलीशन एसेट में नहीं कर देते, मतलब उस 2 लाख की मशीनरी को और बढ़ा नहीं देते और नहीं ले आते मशीनरी वगैरह। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि गुरमान प्लास्टिक करके कंपनी का नाम है, जिन्होंने खरीदा है मशीनरी 1,80,000 का, ठीक है, अप्रैल 2022 में खरीदा है, और 20,000 उस पर खर्चा किया है इंस्टॉल कराने के लिए। अच्छा, आपने खरीदा कितने का है, 1,80,000 का, 20,000 उसके इंस्टॉल पे कर दिया, तो वो भी तो उसी की वैल्यू में ऐड होगा। हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो भी एसेट होती है उसको रेडी टू यूज बनाने तक जो भी खर्चा होगा वो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली वो आपका एसेट की ही वैल्यू में ऐड होगा। तो ये हो गया। फिर कहते हैं अच्छा बस इतना ही है, तो इतना हो गया हमारे पास 2 लाख का हो गया हमारे पास 2 लाख की। ओ 2 लाख ही है जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 5 ईयर्स चलेगी, 5 ईयर्स चलेगी ये मशीन, ठीक। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10,000। सिंपल क्या हुआ, हमने एक मशीन खरीदी 1,80,000 का, जिसको हमने 20,000 खर्चा किया, इंस्टॉल वगैरह कराया, तो 2 लाख की हमारी मशीन हो गई। हमने ये देखा कि ये हमारी मशीन 5 साल चलेगी, ठीक। और हमने एक चीज और देखा कि जो इसका हमने अंदाजा लगाया 5 साल, हमने बताया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने साल तक यूज होगी, 5 साल तक। उस लाइफ के एंड पे इसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज सेल करते हो तो उसको सेल करके कितना पैसा आपको मिल जाएगा, उसको हम रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। फिर से सुनते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू का वर्ड का क्या मतलब होता है। रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बेच के कितना पैसा मिल सकता है, वो उस चीज की रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एट द एंड पे हमें 10,000 मिल जाएंगे, हमें 10,000 मिल जाएगा। यानी अगर हम देखें तो हम अपने बिजनेस में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, कितना मशीन को यूज करने वाले, कितने वैल्यू की मशीन को यूज करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे हमारी मशीन 2 लाख की है, इस पूरे 2 लाख को क्या हम यूज कर लेंगे 5 साल तक। कह रहा नहीं, आपको 10,000 एट द एंड पे मिल जाएंगे। यानी आप जो रियल में अपने बिजनेस में एसेट की वैल्यू, कितने वैल्यू की एसेट यूज करने वाले हो, वो है आपका 1,90,000, ठीक है। अगर ये रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती तो हम कहते हैं कि 2 लाख की मशीन आप पूरा 5 साल में यूज कर लेंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 साल ही उसकी लाइफ है, 5 साल के एंड पे एक कूड़ा कबाड़ व कबाड़ में बेचोगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा, यानी 10,000 तो आ गए। तो अल्टीमेटली हमने अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने प्रोसेस में कितना कितने वैल्यू की एसेट यूज करी, 1,90,000 की,
ठीक है, यानी इस 1,90,000 को हमें बांटना है अगले 5 सालों में, क्योंकि इस 1,90,000 का 1/5 इस साल लगेगा, 1/5 सेकेंड ईयर में, 1/5 थर्ड ईयर में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ओके, अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो क्वेश्चन कैसे देखो सिंपली सॉल्व किया गया है कि सबसे पहले तो एसेट की वैल्यू निकाल लो, कि एसेट की क्या वैल्यू है आपकी, पूरी 2 लाख, उसमें से हटा दो 10,000, क्योंकि इतना तो आप यूज ही नहीं कर रहे। तो उसी 1 लाख को आप, उसी 1,90,000 को आपने क्या किया है, 1,90,000 आप यूज करने वाले हैं मिलके पूरे 5 साल में, तो डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हर साल लगता रहेगा, ये डेप्रिसिएशन आपका हर साल चार्ज होता रहेगा, बात खत्म। ये आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब अगर हमें बोला जाए कि इसका रेट निकालो, अगर बोला जाए कि अच्छा भाई आपको जो 38 लाख है कितना रेट लग रहा है, अगर हम इसका रेट निकालो कि डेप्रिसिएशन किस रेट से लग रहा है और किस मेथड में निकालना है, स्ट्रेट लाइन में। देखिए आपके 38 हर मंथ हर ईयर लगता रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। तो हम बोलेंगे 38,000 हमारा लग रहा है 2 लाख की एसेट पे, ये हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आपका आंसर यहाँ पे 19% आ रहा है, तो ये आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक सॉर्टेड है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने किया, स्ट्रेट लगेगा हर साल सेम लगेगा, मतलब आप बस ये निकाल लो कि आपने कितने वैल्यू की एसेट यूज करने वाले हो गिवन पीरियड में। ठीक है, उसका ही आप डिवाइड कर दो, जितने साल तक आप उस एसेट की वैल्यू को यूज करने वाले हो, जितना आया वो हर साल लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो वही जो हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ जो एसेट होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूड करती है सारे एक्सपेंसेस जो कि स्पेंड होते हैं उस एसेट को पुट टू यूज एज पर मैनेज, मतलब जो, मतलब मेरी कंपनी में एसेट आया, अब मेरी कंपनी या मेरी मैनेजमेंट की है कि ये फिक्स एसेट, ये जो मशीन है इसको इस तरह से स्टेब्लिश होना है, ऐसे ऐसे होना है, ये चीजें होनी है, तब ये हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल हो पाएगी। तो उसको वैसा बनाने के लिए जैसा मैनेजमेंट का इंटेंशन है, क्योंकि मैनेजमेंट का इंटेंशन तो वही होगा ना, जिस जिस रूप में मशीन को आप यूज कर पाओगे, वही इंटेंशन मैनेजमेंट की होगी मशीन को वही रूप देने के लिए। तो वही वो बोल रहा है कि आप उस मशीन को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा वो सब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स, ये हमारा डब्ल्यूडीवी मेथड आगे क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फिक्स रेट पे, फिक्स रेट पे। ठीक है, एक फिक्स रेट होगा और रिड्यूसिंग बैलेंसेस पे चार्ज होता रहेगा। तो डब्ल्यूडीवी में क्या होता है ना, डब्ल्यूडीवी में एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आपका रेट निकाल लिया जाता है, वो रेट निकाल लेते हैं, तो वो आपको रेट दे देते हैं कि इतना रेट बनता है। तो जो भी रेट उन्होंने दे दिया, 10%, 2%, जो भी रेट उन्होंने दिया, अब आप इसी रेट पे ना लगाते रहोगे डेप्रिसिएशन, इसी रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे, लेकिन किस पे लगाओगे ये रेट, ये रेट किस पे लगाओगे, ये रेट आप लगाओगे कि हर साल जो आपकी बुक वैल्यू बचेगी, बुक वैल्यू मतलब वो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम सेम एग्जांपल लेके करें डब्ल्यूडीवी मेथड से तो क्या बनेगा, आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, और इन्होंने क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 19% आपका डेप्रिसिएशन है, डब्ल्यूडीवी मेथड से रेट ये निकाल के देते हैं, इसका कुछ अलग फॉर्मूला आता है, तो आप उस पर मत जाइए, नोट शुरू की उतना टेक्निकल इनको देना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो 19% आ गया, तो आपने आपकी पहली, जब पहले पहले आपने लगाई डेप्रिसिएशन, तो आपकी वैल्यू कितनी है बुक में, 2 लाख ना, 2 लाख की वैल्यू आई आपकी। हमारा जो 19% का रेट है वो आपने 2 लाख पे लगा दिया, क्योंकि जो ये रेट होता है ना, जब ये रेट निकालते हैं तो इस रेट को निकालते समय ही जो स्क्रैप वैल्यू होती है या जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो 10,000 है एग्जाम्पल में, वो तभी कंसीडर कर ली जाती है। तो यानी ये रेट ही, जो रेट आपको दिया रहेगा, अगर डब्ल्यूडीवी मेथड से आप कर रहे हो, उसमें रेट दिया हुआ है, तो उस रेट को निकालते समय ही आपकी स्क्रैप वैल्यू बोल लीजिए या रियलाइजेबल वैल्यू बोल लीजिए, वो कंसीडर कर ली जाती है, उसी हिसाब से रेट कम या ज्यादा होके निकलता है अगर। ठीक है, तो अब ये 19% में ऑलरेडी वो इंक्लूड है, उसको इंक्लूड करने के बाद ही, उसको कंसीडर करने के बाद ही रेट निकला। तो अगर डब्ल्यूटीवी मेथड है तो जो रेट दिया है उसको आप सिंपल, जो भी आपकी कॉस्ट है, वैल्यू है एसेट की, उस पे लगा लो, आपका पहले ईयर का निकल आए। दूसरे ईयर का होगा कि आपकी बुक वैल्यू या फिर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची है। दूसरे ईयर आपका क्या होगा, 2 लाख का आपका एसेट था, उसमें से पहले ईयर डेप्रिसिएशन लग गया 38,000। ठीक है, अब 38,000 लग गया है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 2 लाख माइनस 38,000, उस पर 19% लगा दो तो आपका इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, 2 लाख में से पहले ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन, अब जो आपके पास वैल्यू बचेगी उस पर आप 19% लगा दो। तो डब्ल्यूडीवी मेथड या डिमिनिशिंग मेथड में यही है कि आप फिक्स रेट लगाते हो। देखो अब आपको समझ में आएगा, इसका नाम कह रहा है, नाम में कि
फिक्स परसेंटेज लगाते हो, फिक्स परसेंटेज क्या हो गया 19%, वो लगाते रहते हो डिमिनिशिंग बैलेंस पे, जो वैल्यू घट के आई हुई है, या फिर जो रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू राइट ऑफ होके आई है, 2 लाख में से पहले 38,000 घटा दिया, फिर घटा दिया, तो जो वैल्यू आपकी जिस ईयर बची हुई है मशीनरी की, उस पे वो रेट आप लगा दोगे। ठीक है, तो WDV मेथड हो गया। आई होप आपको समझ में आया है, मैंने इसके सेम एग्जांपल दोनों के लिए ले लिया है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू मैं फिर से बताती हूँ क्यों यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि रेट निकालते समय स्क्रैप वैल्यू कंसीडर हो जाती है। तो आपकी जो वैल्यू होती है रियल मेथड की, उस पर लगा देते हो, हर साल वही परसेंटेज लगाते रहते हो अपनी बुक वैल्यू पे। यानी पहले ईयर आप क्या करोगे, कॉस्ट पे लगाओगे, दूसरी ईयर फिर जो बुक वैल्यू मतलब जितनी एसेट की कॉस्ट थी माइनस पहले जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, ऐसा। ठीक है, आगे करते हैं। सो अंडर WDV क्या हो गया, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ डेप ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर विदाउट डिडक्टिंग व्हाट, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का ही मतलब होता है क्या, रियलाइजेबल वैल्यू, ये इसी का दूसरा नाम। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। बट फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स रेट इज अप्लाइड ऑन द बुक वैल्यू। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता रहता है, डिक्रीज होता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है, तो आप बोलोगे WDV मेथड। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन सेम ही रहता है हर ईयर, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड बोलोगे। ठीक है, इसका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि नाम थोड़ा अलग अलग है, कुछ भी बोल सकते हैं। फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ये हो गया फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, नाम है। ओके, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन क्यों होता है उत्पन्न, वियर टीयर की वजह से, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन जो है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, या नन ऑफ दिस। महंगाई की वजह से तो नहीं होता, वियर टीयर जो आप यूज करते हो ना, यूजुअली जो आपका यूज कर करके आप वैल्यू घटा देते हो क्योंकि घटी जाती है, तो वियर टीयर की वजह से हो जाती है। वैल्यू में गिरावट अगर हो जाती है तो आप डेप्रिसिएशन, मतलब ये थोड़ा सा ये डायरेक्ट आपका पड़ रहा है आंसर। ठीक है, कि वियर टीयर की वजह से आप डेप्रिसिएशन आपका अराइज होता है। ठीक है, वैल्यू एसेट की वैल्यू में कुछ गिरावट हो गई कुछ ऐसा, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप यूजुअली जो वियर टीयर की वजह से आपकी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस जो आप देखते हो प्राइमरी फेसाई, तो आप देखते हो कि हाँ आपका जो वियर टीयर हो रहा है, जो नेचुरली आपका यूज करते जा रहे हो आप यूजुअली, वो उसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन राइज होता है। तो दिस इज द वेरी स्ट्रेट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू। अच्छा, आप जो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ठीक है, तो कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है कि डेप्रिसिएशन लगा हुआ है कहाँ पे, मशीन पे। ठीक है, ये कहानी है आपकी। यानी दो चीजें हैं, डेप्रिसिएशन का नाम आया, मशीनरी का नाम आया। ठीक है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि डेबिटेड टू, यानी इस कहानी में क्या डेबिट होगा, इस कहानी में क्या डेबिट होगा। तो पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है, खर्चा। डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, खर्चा लगाया है, खर्चा दिखाया है, वो बढ़ेगा, खर्चा बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट खर्चे का नेचर क्या होता है, डेबिट। मशीन आपकी एसेट है, मशीन आपकी क्या है, एसेट है। एसेट पे आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, मशीन की वैल्यू अगर 2 लाख थी, आपने उस पर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब 1 ही लाख बची, यानी मशीन की वैल्यू घटेगी। मशीन यानी एसेट, एसेट का नेचर होता है डेबिट, लेकिन आपकी मशीन क्या होगी, कम होगी, मशीन की वैल्यू क्या होगी, कम। तो अगर जिसका नेचर डेबिट होता है और वो कम हो रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इस कहानी में हम क्या डेबिट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेबिटेड टू। डेबिटेड टू का मतलब हम किसे डेबिट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को, तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट की हमने ये देखा कि डेबिटेड टू वर्ड कितना कमाल के, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि अगर कहीं डेबिटेड टू वर्ड बोले तो इसका मतलब है कि क्या डेबिट किया जाएगा, अगर कहीं पे क्रेडिटेड टू वर्ड बोले तो इसका मतलब है क्या क्रेडिट किया जाएगा। राइट, ओके, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट को, एसेट को वैल्यू करने का प्रोसेस नहीं, हमने पहले भी पढ़ा, गलत है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट जो होती है, जो आप एसेट है आपकी, उसकी जो कॉस्ट है उसका एलोकेशन करते रहते हो आप एज ए एक्सपेंस। ठीक है, ओके। बोथ, वैल्यूएशन, देखो वैल्यूएशन तो है नहीं, तो बोथ का तो केस ही नहीं हुआ। अगला है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस है। ये ठीक है, लेकिन ये ज्यादा क्लोज है कि जो आप एसेट लेते हो वो अगर 2 लाख की है और आप 5 साल यूज करने वाले हो, तो 2 लाख डिवाइड बाई 5, जो आपका आंसर आएगा
वो आप एवरी ईयर आप क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो आपने जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसको एलोकेट करते गए एज एक्सपेंस एवरी ईयर। तो दिस इज अ मोर एक्यूरेट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा क्या है जो डेप्रिसिएशन का रीजन नहीं है। ठीक है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ साथ आपकी वैल्यू गिरती जाती है, कम होती रहती है, तो ये रीजन रहेगा। नेचुरल वियर एंड टीयर रीजन रहेगा। ऑब्सोलेंसेस, ऑब्सोलेंसेस मतलब होता है कि कोई चीज अचानक से अप्रचलित हो गई, मतलब मान लीजिए तो अचानक से इन द सेंस मतलब इन शॉर्ट आप सिंपली समझिए, ऑब्सोलेंसेस का मतलब होता है कोई चीज अब अप्रचलित है। जैसे टाइपराइटर का एग्जांपल ले लीजिए। टाइपराइटर पहले खट 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 जैसे बागवान मूवी में यूज हुआ है ना, अब वो मुझे तो नहीं पता कहाँ देखने को मिलता है, अब किसके पास होगा वो, राइट। तो वो धीरे धीरे कुछ और चीजें आती गई और वो आपका टाइपराइटर खत्म होता चला गया, उसका वो धीरे धीरे अप्रचलित होता चला गया। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएट हो गया। तो आपके जब टाइपराइटर की जगह किसी और मशीन ने ली होगी, तो जिस जिसके पास टाइपराइटर होगा उनको पता है कि अब धीरे धीरे खत्म होने वाली, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली इसको उस समय एस्टिमेट किया होगा कि टाइपराइटर अगर आपका 5 साल चलने वाला है, तो उन्होंने ये सोचा होगा बट अब इसकी जगह ये मशीन आ गई, अब टाइपराइटर ज्यादा चलेगा नहीं, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 5 साल नहीं 3 ही साल चलेगा। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली उसकी यूजफुल लाइफ कितनी निकाली होगी, 3 साल, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट कर लिया कि अब टाइपराइटर की जगह कुछ और अच्छा आ गया। यानी ऑब्सोलेंस जब आप देख पाते हो कि चीजें आगे चल के प्रचलित होती जा रही है, कुछ और एडवांस चीजें आ रही है, तो आप उसको उसका यूजफुल लाइफ फॉर द टाइमिंग वही मानते हो। ठीक है, तो इससे भी डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ता है। जहां आप 5 साल यूजफुल लाइफ मानने वाले तो वहां आपने 3 साल माना, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया। तो ये भी कॉज है डेप्रिसिएशन का। प्राइस फ्लक्चुएशन, मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं, ये रीजन नहीं है। प्राइस ऑफ फ्लक्चुएशन का मूल्य में उतार चढ़ाव, आप आपने एक बार शर्ट ले ली 2 लाख की, खत्म बात है, वो कितना उतार चढ़ाव होता है उससे डेप्रिसिएशन में क्या फर्क पड़ेगा, आपको तो 2 लाख की पड़ी ना वैसे, बात खत्म। ठीक है, अगला डेप्रिसिएशन इज क्या है, डेप्रिसिएशन रिजर्व है, प्रोविजन है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ। देखो बोथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई चीज प्रोविजन रहे रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व इज समथिंग लाइक कि आप आउट ऑफ विल आउट ऑफ श्रद्धा करते हो कि ठीक है हमें ये चीज करना चाहिए, हमें कुछ पैसे रखने चाहिए, हमने जैसे पढ़ा था इस चैप्टर में, फ्यूचर में कुछ यूज लग जाए, है ना, या हम कुछ करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। जबकि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, आपके एक्सपेंस नेचर का, आपका लॉस है, आपके एसेट का लॉस होता जा रहा है एवरी ईयर, राइट। तो वो आपके प्रोविजन में ज्यादा फॉल करेगा, दिस इज प्रोविजन। आप आपने पढ़ा भी होगा प्रोविजन, जब मैं पढ़ा रही थी, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बनता है, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन भी बनता है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी एसेट दिखाते हो, उसमें से एसेट की वैल्यू अगर 2 लाख है और आज आप सेकेंड ईयर में खड़े हो, ठीक है, और आपकी एसेट 5 साल चल रही है, 5 साल चलनी है, तो सेकेंड ईयर में आप 80,000 तक का डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लगा चुके हैं, 40,000 पहले साल का, 40,000 दूसरे साल का। तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1,20,000 का एसेट आपका बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हो गया। अगला है वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप जो कॉस्ट, जो आपको कॉस्ट पड़ी है उस पे अपनी बुक में दिखाओ चीजें, ठीक है, कॉस्ट पे दिखाओ, ऐसा नहीं कि मार्केट में जो रेट होता जा रहा है वैसा। जैसे आप मान लीजिए, हमने इसको पढ़ा भी है स्टार्टिंग की क्लासेस में, कि आपको कोई वैल्यू सेट 1 लाख की पड़ी, ठीक है, आपने खरीद लिया 1 लाख का, अभी वैल्यू मार्केट में क्या हो गई है उसका 80, आपका मार्केट में वैल्यू मान लीजिए 180,000 हो गई है, तो आपको 1 लाख ही दिखाना है। या आपका 80 हो गया तो आपको 1 लाख दिखाना है, क्योंकि आपका तो 1 लाख लगा ना। ठीक है, वो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिर अगला आता है गोइंग कंसर्न, की बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, ओके। और एक हो गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो मेथड आप लगा रहे हो वो लगाओ, ये वैसा ज्यादा हो जाएगा कि अगर आपने डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड लगाया तो आप एसएलएम ही लगाते चलो, इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, आप कंपेयर कर पाओगे, ये वहां ज्यादा फिट बैठेगा कि मेथड कौन सा यूज करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाना है वो इससे नहीं फर्क पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगा वो इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन फर्स्ट तो हम ये सोचेंगे ना, डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन बोला लगाने के लिए, किस मेथड से लगाएंगे वो बाद में आएगा, वो कंसिस्टेंसी कवर कर सकते हैं, लेकिन लगाना है डेप्रिसिएशन वो नहीं। एक्रूअल मतलब होता है कि भाई आपका खर्चा हुआ है तो आप कैश बेसिस में मत जाओ, अगर आपका हक बन गया है तो आप इनकम ले लो, मान लो, अगर आपकी जिम्मेदारी बन गई है तो आप एक्सपेंस मान लो। ठीक है, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिंपल कि आप ये मान के चलते हो कि आपकी जो एसेट है वो लॉन्ग टाइम तक की चलेगी, वो कहाँ चलेगी, लॉन्ग टाइम।
ठीक है, अगर आपको ये होता कि आपका बिजनेस बस इसी साल बस करंट ईयर में, सिर्फ करंट ईयर में आपका बिजनेस चलेगा, खत्म बात, तो आपकी जो एसेट की वैल्यू है पूरा का पूरा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे, पूरा का पूरा ऐसा खर्चा दिखा दोगे, क्योंकि आपका बिजनेस तो अब आगे चलने ही वाला नहीं है। अगर मैं ये मानूं कि मेरे पास आज 1 लाख की एसेट है, ठीक, और मेरा बिजनेस बस इसी साल चलेगा, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेरी 1 लाख की एसेट है वो बस इसी साल पूरी यूटिलाइज हो जानी है, तो पूरा का पूरा आपका पीएनएल में आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 लाख आपका एक्सपेंस हो गया, बात खत्म। ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं, मेरा ऐसा जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलेगा, मतलब मैं मोर देन 1 ईयर का सोच रही हूँ, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ कि मैंने पूरा 1 लाख इसी साल ना दिखा के उसको पूरे 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके एज अ डेप्रिसिएशन दिखाया। तो गोइंग कंसर्न ही वो है जो ये बोलता है कि आप मान के चलो कि आपका बिजनेस मोर देन 1 ईयर चलेगा, मतलब लंबे समय तक चलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली सोच पाते हो कि आपकी ये एसेट है जो लंबे समय तक चलेगी, तो आप लंबे समय तक मान पाते हो उसको। कौन सपोर्ट कर रहा है कि फ्यूचर में भी चलेगा आपका बिजनेस, इस ईयर के अलावा भी आपका बिजनेस चलेगा, वो गोइंग कंसर्न है। तो आंसर वुड बी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करता है। गोइंग कंसर्न बताता है कि फिक्स एसेट मानना है, करंट मानना है, नॉन करंट मानना है, डेप्रिसिएशन लगना है। तो यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके। ओके, तो वी हैव ओनली दीज मच। तो फाइनली हमने डेप्रिसिएशन को भी कवर करने की कोशिश करी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग आया उसको भी कवर करने की कोशिश करी है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करी है, मेथड जो पॉपुलर है वो देखने की कोशिश करी है। आप इसको देखिएगा, ये एक इजी पीजी सा टॉपिक है, कर लीजिएगा एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज बता दीजिएगा, कहीं पे कुछ लगे कि ये हम फर्दर समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।